अब यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। बरामदा तेरा है, घर नहीं। घने पेड़ों के बीच बसा था छोटा सा गांव सत्यपुर। इसी गांव में रहता था मेहनती किसान शिव नारायण। उसने जीवन भर मेहनत करके खेत और सम्मान कमाया, लेकिन अब एक गंभीर बीमारी ने उसे चारपाई पर ला दिया था। उसे अपनी बीमारी की नहीं, बल्कि अपने तीनों बेटों की चिंता थी, क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके जीते जी उसका अपना परिवार बिखरने वाला है। चारपाई पर लेटे शिव नारायण, पास बैठा छोटा बेटा माधव उनके पैर दबा रहा है। माधव की पत्नी गौरी दवा लेकर आती है। बेटा, भगवान हर घर में तुम्हारे जैसा बेटा दे। ऐसा मत कहिए बाबूजी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस बार की फसल भी हम साथ काटेंगे। दरवाजे पर खड़ा बड़ा भाई धर्मपाल ये सब देख रहा होता है। धर्मपाल और उसका छोटा भाई महेंद्र आपस में बात कर रहे हैं। दिन रात बाबूजी के पास यही बैठा रहता है। यही तो डर है, कहीं सारी जमीन इसी के नाम न कर दें। तो अब क्या करेंगे? अब वक्त आ गया है बंटवारे का। धर्मपाल पटवारी के पास जाता है। हमें ऐसे कागज चाहिए जिन्हें देखकर कोई सवाल न उठा सके। काम हो जाएगा। इनको बिल्कुल भी चिंता मत होने देना। जरा सा तनाव जान पर भारी पड़ सकता है। अगली सुबह धर्मपाल पूरे गांव में खबर भिजवाता है। कुछ ही देर में गांव के बुजुर्ग, पटवारी और कई लोग घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमने सोचा आज ही संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए। भैया, इतने लोग क्यों आए हैं? तेरे भले के लिए। आज सब साफ साफ बांट देंगे। तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। आप दोनों मेरे बड़े हैं, जो ठीक समझें वही कर दीजिए। उपजाऊ खेत धर्मपाल और महेंद्र में बराबर, छोटे भाई माधव को सिर्फ खेत की सिंचाई करने वाली मुख्य नाली, आम का पूरा बाग दोनों बड़े भाइयों का, माधव को पुराना कुआं, घर के 4 कमरे धर्मपाल और महेंद्र के, माधव को टूटा बरामदा और ये 4 पुराने खोटे सिक्के माधव के हिस्से। शिव नारायण चारपाई पर पड़े पड़े सब सुन रहे होते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नहीं, ये अन्याय है। लेकिन उनकी आवाज इतनी कमजोर होती है कि कोई नहीं सुनता। रात में दोनों भाई घर के बाहर बैठे हैं। अगर ये यही रहा तो कल हिस्सा मांगेगा। सुबह होते ही इसे घर से बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। बरामदा तेरा है, घर नहीं। शिवनारायण पूरी ताकत लगाकर आवाज लगाते हैं। माधव, रुक जा बेटा। लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। माधव दूर से बाबूजी की ओर देखता है। उसकी आंखें भर आती हैं। माधव, गौरी और उनका 15 साल का बेटा सोनू 4 खोटे सिक्के लेकर गांव के बाहर निकल पड़ते हैं। बाबा, क्या अब हमारा कोई घर नहीं रहा? घर दीवारों से नहीं बनता बेटा, अपने लोगों से बनता है, और भगवान हमारे साथ है। तालाब के किनारे एक पुरानी टूटी झोपड़ी। माधव वहीं रुक जाता है। बारिश की बूंदें छत से टपक रही हैं। शायद मेरी किस्मत भी इन फूटी कौड़ियों जैसी ही है। बेटा, जिस किस्मत को लोग फूटी कौड़ी समझकर फेंक देते हैं, कभी कभी वही किस्मत एक दिन सबसे बड़ी दौलत बनकर लौटती है। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की थी, आज उसके पास सिर छिपाने के लिए भी ढंग की जगह नहीं थी। लेकिन उसके दिल में अपने भाइयों के लिए नफरत नहीं, सिर्फ अपने बीमार पिता की चिंता थी। धर्मपाल, माधव कहाँ है? उसे बुलाओ, मुझे उससे मिलना है। बाबूजी, वो अपनी मर्जी से चला गया। कहता था अब अलग रहेगा। शिवनारायण की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माधव सुबह सुबह काम ढूंढने निकलता है। सेठ जी, कोई काम मिल जाए तो मेरे परिवार का गुजारा हो जाएगा। अभी कोई काम नहीं है, तुम कहीं और कोशिश करो। माधव दूसरी फिर तीसरी दुकान पर जाता है।
हर जगह उसे मना कर दिया जाता है। माँ, आज खाना कब बनेगा? गौरी की आंखें भर आती हैं। वो झूठ बोलती है। बस तुम्हारे बाबा आते ही बना दूंगी। लेकिन घर में एक दाना भी नहीं होता। अगर ये भी चल जाते तो आज बेटे को भूखा ना सोना पड़ता। गरीबी से डरना मत। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। मुखिया हरिपाल तालाब की तरफ से गुजर रहा होता है। वो माधव को पहचान लेता है। अरे माधव, तुम यहाँ? तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? माधव पूरी कहानी बता देता है। हरिपाल कुछ देर तक चुप रहता है। हरिपाल अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है। नहीं मुखिया जी, भीख नहीं चाहिए। मुझे मेहनत के लिए काम चाहिए। यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। कल सुबह मेरे खेत पर आ जाना। अगली सुबह माधव पूरे मन से खेत में काम करने लगता है। तेज धूप, पसीने से भीगा शरीर, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं। हरिपाल दूर खड़ा उसे देख रहा होता है। उधर शिवनारायण लगातार माधव को याद कर रहे होते हैं। मुझे एक बार अपने छोटे बेटे से मिलवा दो। धर्मपाल गुस्से से बाहर निकल जाता है। शाम को हरिपाल खेत दिखाते हुए माधव से पूछता है, तुम्हारे हिस्से में क्या आया था? बस खेत की सिंचाई वाली मुख्य नाली। हरिपाल कुछ देर सोचता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। हरिपाल के खेतों में सुनहरी फसल लहलहाने लगती है। माधव की मेहनत देखकर पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगता है। धर्मपाल और महेंद्र जलने लगते हैं। ये फिर से लोगों की नजरों में अच्छा बनने लगा है। इसकी हिम्मत यही तोड़नी पड़ेगी। दोनों फिर एक नई चाल चलते हैं। हरिपाल माधव को अपने आंगन में बुलाता है। एक बात बताओ, अगर किसी ने तुम्हें सिर्फ नाली दी है तो उसका मालिक कौन हुआ? लेकिन उसका क्या फायदा? फायदा अभी नहीं समझोगे, समय आने दो। माधव हैरानी से उनकी तरफ देखता है। कुछ ही दिनों बाद धर्मपाल और महेंद्र की फसल पूरी तरह तैयार हो गई। पूरा गांव उनकी फसल की तारीफ कर रहा था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस नाली को उन्होंने बेकार समझकर छोड़ दिया था, वही नाली अब उनकी किस्मत बदलने वाली थी। मुखिया हरिपाल किसी का नुकसान नहीं चाहता था, लेकिन वह चाहता था कि अन्याय करने वालों को अपने कर्मों का फल जरूर मिले। माधव, याद रखना, किसी का हक मत छीनना, लेकिन अपना हक कभी मत छोड़ना। मुखिया जी, मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहता। ये बदला नहीं, उन्हें उनके फैसले का आईना दिखाना है। माधव ने किसी का खेत नहीं छेड़ा। उसने सिर्फ अपनी हिस्से की नाली बंद की। अरे, पानी कहाँ गया? पूरी नाली सूखी पड़ी है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, खेतों तक पानी नहीं पहुंचता। हरी फसल मुरझाने लगती है। जिस फसल पर दोनों भाई घमंड कर रहे थे, अब वही उनकी आंखों के सामने सूख रही थी। इतनी बड़ी फसल अचानक कैसे सूख गई? सुना है नाली बंद हो गई है। तूने नाली बंद की है? हाँ। अभी खोल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भैया, बंटवारे में यही नाली तो मेरे हिस्से में आई थी। दोनों भाई ओसे से तिल मिला उठते हैं। उधर शिवनारायण को एक पड़ोसी पूरी घटना बता देता है। काका, माधव ने किसी का हक नहीं छीना, उसने सिर्फ अपनी नाली बंद की है। मेरे ही लालच में अंधे बेटों ने ये दिन देखे हैं। धर्मपाल और महेंद्र नाली खुद खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाली की शुरुआत ही माधव की जमीन से होती है। गांव वाले उन्हें रोक देते हैं। ये हिस्सा माधव का है। गांव की चौपाल पर पंचायत बैठती है। माधव हमारी फसल बर्बाद कर रहा है। मैंने किसी की जमीन नहीं छुई।
बंटवारे के कागज लाओ। पटवारी कागज पढ़ता है। उसमें साफ लिखा होता है, मुख्य सिंचाई नाली का पूरा अधिकार माधव का होगा। इस मामले का फैसला अब राजा ही करेंगे। धर्मपाल तुरंत हामी भर देता है। सैनिक गांव पहुंचते हैं। सभी को अगले दिन राज दरबार में बुलाया जाता है। विशाल दरबार। राजा आदित्य सिंहासन पर बैठे हैं। महाराज, इसने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी। इसे कठोर दंड मिलना चाहिए। क्या तुमने नाली बंद की? जी महाराज। क्यों? महाराज, जिस दिन बंटवारा हुआ मुझे खेत नहीं मिला। मुझे सिर्फ वो नाली मिली। मैंने किसी का खेत नहीं जोता, किसी की फसल नहीं काटी। मैंने सिर्फ अपनी नाली बंद की है। अगर अपनी चीज का उपयोग करना अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। पूरा दरबार सन्न रह जाता है। राजा पटवारी से कागज मंगवाते हैं। वो ध्यान से पूरा बंटवारा पढ़ते हैं। फिर उनकी नजर धर्मपाल और महेंद्र पर टिक जाती है। कल सुबह तुम तीनों भाई अपने पिता शिव नारायण को भी दरबार में लेकर आओ। जब तक उनके सामने सच नहीं सुना जाएगा, तब तक इस मामले का अंतिम फैसला नहीं होगा। आज सिर्फ 3 भाइयों का नहीं, एक पिता की परवरिश का भी फैसला होने वाला था। बाबा, घबराइए मत। यहाँ आपको न्याय मिलेगा। क्या आपके सामने ये बंटवारा हुआ था? नहीं महाराज, मैंने कभी ऐसा अन्यायपूर्ण बंटवारा नहीं किया। जिस दिन ये सब हुआ, मैं चारपाई पर पड़ा था। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। मैं चाहता था मेरे तीनों बेटे बराबर रहें, लेकिन लालच ने मेरे ही घर को तोड़ दिया। पटवारी, सच सच बताओ, ये कागज कैसे बने? महाराज, मुझसे गलती हो गई। धर्मपाल ने मुझे पैसों का लालच दिया था। मैंने बिना मालिक की अनुमति के बंटवारे के कागज बना दिए। महाराज, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम लालच में अंधे हो गए थे। गलती? इसे गलती कहते हो? तुमने अपने बीमार पिता के साथ विश्वासघात किया, अपने छोटे भाई को घर से निकाला और पूरे गांव को झूठ में शामिल किया। माधव, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए। बस मेरे बाबूजी का सम्मान वापस मिल जाए और मेरे भाइयों को समझ आ जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा। आज से ये नकली बंटवारा रद्द किया जाता है। पूरी संपत्ति तीनों भाइयों में बराबर बराबर बांटी जाएगी। धर्मपाल और महेंद्र 1 वर्ष तक गांव के अनाथ, बुजुर्ग और गरीब लोगों की सेवा करेंगे और पटवारी को उसके पद से तुरंत हटाया जाता है। ये क्या है? महाराज, यही मेरे हिस्से की दौलत थी। आज से ये फूटी कौड़ियां बेकार नहीं, ईमानदारी की निशानी है। माधव को 10 एकड़ खेती योग्य भूमि और 10,000 रुपए सम्मान स्वरूप दिए जाएं। बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व है। तुमने लड़ाई नहीं, सच्चाई से जीत हासिल की है। छोटे, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा नहीं, अपने ही घर का नुकसान किया। भैया, मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की। अगर बाबूजी हमें साथ देखना चाहते हैं तो आज से पुरानी बातें यहीं खत्म। कुछ महीनों बाद तीनों भाई मिलकर खेती करने लगे। शिवनारायण की तबीयत भी पहले से बेहतर होने लगी। अब उस घर में झगड़ों की जगह हंसी सुनाई देती थी। अन्याय से मिली दौलत ज्यादा दिन साथ नहीं रहती। जिसके पास सत्य और धैर्य होता है, उसकी किस्मत कभी फूटी कौड़ी नहीं रहती।